गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पाठ का नाम क्या है बेटाओ? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पर चर्चा करेंगे। 1967 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। 1967 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल की पृष्ठभूमि में उभरी और उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई। इस काल में दलगत प्रतिस्पर्धा तीखी और ध्रुवीकृत हो गई तथा न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में तनाव आए। इस काल में कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर प्रयोग किया जा रहा है और राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कैसी? व्यक्तिगत। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। आर्थिक संदर्भ: 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया वह पूर्णतः खोखला साबित हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया। लगभग 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत की सहायता बंद कर दी। एक तो शरणार्थी वाली समस्या, दूसरी अमेरिका ने भारत की सहायता बंद कर दी। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वस्तुओं की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, यानी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। गुजरात और बिहार में कांग्रेसी सरकार थी। इन राज्यों में हुए आंदोलनों का प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे गुजरात में आंदोलन के कारण 1974 में तेल की कीमतों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध छात्रों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। क्या? राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे। कौन? मोरारजी देसाई। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। बिहार में आंदोलन के कारण 1974 के मार्च माह में बिहार में इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन छेड़ा गया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जिसे बोलते हैं जेपी, को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लग गए थे। जयप्रकाश नारायण सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया
और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। बिहार के इस आंदोलन में हर क्षेत्र के लोग जुड़ने लगे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में समग्र क्रांति का आह्वान किया। पूछा जाता बेटा, वो समग्र क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने बेटाओ? जयपी नारायण। ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन का प्रभाव। बिहार के इस आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में फैले। इस आंदोलन के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिससे देश का संपूर्ण कामकाज ठप होने का खतरा उत्पन्न हो गया। विशेषज्ञों, विद्वानों का मानना था कि यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे। न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। इस क्रम में 3 संवैधानिक मामले उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा यह है कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरा, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। तीसरा, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मुकदमे में सामने आई। कौन से मामले में? केशवानंद भारतीय मामले में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। किस मामले में? केशवानंद भारतीय मामले में। केशवानंद भारती के फैसले के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था। केशवानंद भारती के फैसले के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया। 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कैसे? A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बना रहा, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। आपातकाल की घोषणा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने
एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। वे सरकार के अनैतिक अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र जवाब में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। श्रीमती गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। श्रीमती गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। अब इसके क्या परिणाम निकले? सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार फिर रुक गया। सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार फिर रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। नंबर 2, आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से रह गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। नंबर 3, इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। नंबर 4, आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए अनेक बदलावों में से एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल करना। आपातकाल के सबक। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। यद्यपि पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़े दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र विदा कर पाना बहुत कठिन है। नंबर 2, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लाया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे।
नंबर 3, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। आपातकाल के बाद की राजनीति। उत्तर भारत में आपातकाल का असर ज़्यादा दिखाई दिया। यहाँ विपक्षी दलों ने लोकतंत्र बचावों के बारे में चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उन्हें मतदान के रूप में उसने भारी दंड दिया। लोकसभा चुनाव 1977 के चुनावों में आपातकाल का असर व्यापक रूप से दिखाई दिया। इन चुनावों में जनादेश कांग्रेस के विरुद्ध था। कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 154 सीटें मिली, उससे 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली थी। 542 में से कितनी? 330। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीती और उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट नहीं पा सकी। जनता सरकार 1977 के चुनावों के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस पार्टी में तालमेल का अभाव था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी के भीतर खींचतान जारी रहा। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ समय तक ही एक रख सका। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार 18 माह में अपना समर्थन खो दिया। कितने माह में? 18 महीने में। इसके बाद चरण सिंह की सरकार भी केवल 4 माह तक चल पाई। 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। नेक्स्ट है विरासत। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधाराओं के नेताओं कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ दिया। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी, गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, खासकर उत्तर भारत में। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मामला संसदीय लोकतंत्र, जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ आपातकाल का मतलब क्या है? आपातकाल का मतलब है अचानक आने वाली अप्रत्याशित स्थिति में आपदा से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना। अचानक आने वाली अप्रत्याशित स्थिति में आपदा से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करना। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान। पहली बार कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरे नंबर का 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच। 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कार्यपालिका का पूरा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का प्रशासन चलाते हैं। आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों पर सीमित प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।